वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसवी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसका पार्ट 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 24 लेंगे। ठीक है, हम लोग रीनल ट्यूब्यूल को एलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं। रीनल ट्यूब्यूल में आप सभी को पता है कि रीनल ट्यूब्यूल में हमारा एक पीसीटी रीजन आता है। ठीक है, और उसमें हमारे पास लूप ऑफ हेनले आएगा और कलेक्टिंग डक्ट आएगा। ठीक है, वो हमारा रीनल ट्यूब्यूल कहलाएगा। इससे पहले पीसीटी से पहले हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ा था, जो किस में होता था, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और बोमेन कैप्सूल के बीच में। फिर उसके बाद हमने पीसीटी रीजन पढ़ा था, जिसमें 70% क्या होती थी, रीअब्जॉर्प्शन होती थी। अब हम लोग लूप ऑफ हेनले डिस्कस करेंगे। लूप ऑफ हेनले हमारे पास दो टाइप का होता है, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक होता है हमारे पास असेंडिंग। ठीक है, दो टाइप का होता है लूप ऑफ हेनले। अब हम यहाँ पे पहले समझेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इनर साइड ऑफ किडनी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इनर साइड ऑफ किडनी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक कॉर्टेक्स होता है और एक इनर मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स रीजन जो होता है, इसमें ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है। मतलब 300 ऑस्मोलैरिटी, मतलब साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 300। मतलब यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा तो कैसा होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। कैसा होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। और जैसे जैसे ये सोल्यूशन या फिल्ट्रेट मूव करेगा नीचे के लिए, तो ऐसे ऐसे इसमें क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। मोर और लेस कि हमारे पास यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कितनी है अभी कॉर्टेक्स रीजन में, 300 है ना, 300। और जैसे जैसे ये डीप सीटेड जाएगा नीचे, तो कितनी हो जाएगी, 1200 ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेट मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने देखना है कि DLOH में क्या हुआ है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इलेक्ट्रोलाइट कंजर्व हो रहे हैं और वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे वाटर बाहर जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और फिल्ट्रेट मोर कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा। ठीक है, मोर कॉन्सेंट्रेट। तो इस लिम्ब को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक लिम्ब बोलेंगे। क्या है ये, हाइपरटोनिक लिम्ब, या इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक लिम्ब भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चे। ठीक है, देखो अब जैसे जैसे यहाँ पर ये फिल्ट्रेट यहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ पे ये फिल्ट्रेट कैसा हो गया, मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब यही कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी डाइल्यूटिंग लिम्ब में। तो डाइल्यूटिंग लिम्ब में हम क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन को एक्टिव और पैसिवली ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं, किस में, वासर एक्टा में या ब्लड वेसल में। मतलब बाहर चले गया तो इंटरस्टिशियल स्पेस में चले गया। ठीक, बट इसके अंदर अब क्या रहा, इसके अंदर कंजर्व हो गया आपका वाटर। तो जितना ज़्यादा हम वाटर कंजर्व करेंगे, है ना, तो लिम्ब हमारी कैसी हो जाएगी, डाइल्यूटिंग लिम्ब। तो इसी सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक लिम्ब बोलेंगे। यहाँ पर कैसा था, हाइपरटोनिक, यहाँ पे कैसा था, आइसोटोनिक। अब यहाँ पे कैसा है, हाइपोटोनिक। मतलब यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो तीन चीज़ें सीखी हैं। एक तो हमने ये सीखा है DLOH में, DLOH जो है वो वाटर के लिए परमिएबल है और इम्परमिएबल किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इम्परमिएबल का मतलब ये मेम्ब्रेन जो है इलेक्ट्रोलाइट को परमिट नहीं करती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, बट वाटर के लिए ये मेम्ब्रेन परमिएबल है, तो वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड लिम्ब। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं सोडियम और क्लोरीन, ये परमिएबल है, इस मेम्ब्रेन से ये परमिएबल है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा सोडियम ब्लड वेसल में और पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा क्लोरीन ब्लड वेसल में। ठीक, तो यहाँ पर कंजर्व क्या होगा, वाटर। तो ये लिम्ब कैसा हो जाएगा, डाइल्यूटिंग लिम्ब। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको एक बारी पढ़ लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब्स, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होगी। हाउएवर दिस रीजन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस में है, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी रेट 300 होता है और जैसे जैसे ये ऐसे नीचे फिल्ट्रेट मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी रेट 300 से कहाँ पहुँच जाएगा, 1200। ठीक है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर व्हाट, दैट इज वाटर, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चे, तो ये वाटर के लिए परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल। कौन, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट मूव डाउन हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, जो ये असेंडिंग लिम्ब है ये वाटर क्या करेगी, कंजर्व करेगी, इम्परमिएबल टू वाटर, है ना, बट लो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट को बाहर भेजेगी, ठीक है बच्चे। बट कैसे, एक्टिवली और पैसिवली, जो सोडियम Na पॉजिटिव है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा और Cl नेगेटिव जो है पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा। देयरफॉर एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, तो अब यहाँ पर क्या होगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कॉन्सेंट्रेटेड जो फिल्ट्रेट है वो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, ठीक, इट गेट्स डाइल्यूटेड, और अब ये फिल्ट्रेट कैसा है, अब ये लिम्ब जो है कैसा है, डाइल्यूटिंग लिम्ब है, ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेडुलरी फ्लूइड में चले गए हैं और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व हो गया है और लिम्ब हमारा कैसा हो गया है, डाइल्यूटिंग हो गया है, ठीक है बच्चे। ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं, डीसीटी, क्योंकि हमारा ये पीसीटी वाला हो गया, पीसीटी के बाद हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया। अब लूप ऑफ हेनले के बाद हम दोबारा कौन सा पार्ट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ पे बच्चे क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगी, क्या होगी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन अगर डीसीटी में हो रही है तो पीसीटी में क्या होगी, ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन होगी। ऑब्लिगेटरी का मतलब जो बॉडी को करना ही करना है, बट कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जब जीएफआर रेट 125 ml पर मिनट से कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जीएफआर रेट लो हो जाएगा, तब किडनी को रिलीज़ करना पड़ेगा रेनिन हार्मोन, ठीक है, और वो किस पे एक्ट करेगा, जाके डीसीटी पे जाके एक्ट करेगा, और डीसीटी क्या करेगा, स्टार्ट करेगा रीअब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज सोडियम। तभी जाके बोला जाता है कि जिसका ब्लड प्रेशर लो हो गया तो चलो भाई इसको अब पानी, नमक वाला पानी दे दो, और वो जो NaCl है हम कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं बच्चे, हम नेफ्रॉन से, जो भी चीज़ हम खाएंगे वो सबसे पहले इधर आएगी, ठीक है, नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन से हम कहाँ भेज रहे हैं, ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल्स में हम क्या करवा रहे हैं बच्चे, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कहाँ पे, डीसीटी में, ठीक। तो जैसे सोडियम जा सकता है ब्लड वेसल में, वाटर, HCO3 नेगेटिव, ये पैसिवली, ये एक्टिवली, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में सोडियम हो सकता है, वाटर इन दिस सेगमेंट, DCT also capable for reabsorption of HCO3, ठीक, एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ब्लड वेसल से चीज़ें नेफ्रॉन में जाएंगी, जैसे H पॉजिटिव आइन हो गया, K पॉजिटिव, अमोनिया हो गया, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम आइन एंड NH3 टू मेंटेन pH एंड सोडियम पोटाशियम बैलेंस इन द ब्लड। मानो अगर आप सोडियम को ब्लड वेसल में भेज रहे हो तो पीछे इसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए आप H पॉजिटिव आइन को भी तो नेफ्रॉन में डाल रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा, मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटाशियम बैलेंस इन द ब्लड, ठीक है बच्चे। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जब हम ब्लड वेसल से सबस्टांस को मूव करवाते हैं नेफ्रॉन के लिए, उसको हम सिक्रीशन कहते हैं, और जब हम ब्लड वेसल से, जब हम नेफ्रॉन से चीज़ें मूव करते हैं ब्लड वेसल में तो उसको हम लोग रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास दो टाइप की है, एक कंडीशनल और एक ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी जो है वो पीसीटी में होती है और कंडीशनल आपकी डीसीटी में होती है। और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन तभी होती है जब हमारी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटीज़ आती है, ठीक। तो अब हमने पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट पढ़ लिया है, सॉरी लूप ऑफ हेनले पढ़ लिया है। अब हमने देखना है कलेक्टिंग डक्ट। आपको पता होना चाहिए पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ये चार के चार क्या हैं, रीनल टिब्यूल्स हैं, ठीक। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, इसके ऊपर जो पार्ट है वो क्या है, आपका कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स में आपका डीसीटी पाया जाता है, और डीसीटी की एक्सटेंशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, इसी को हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, अब ये किस में एम्बेडेड हो गया है, इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब इस एरिया से ज़्यादा हम क्या करते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड बन पाए। जितना ज़्यादा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हम कहाँ भेज दिए होते हैं, ब्लड वेसल में भेज दिए होते हैं, ठीक है। दिस सेगमेंट अलो पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, तो ये सेगमेंट क्या करता है, यूरिया भी रिलीज़ करता है, वाटर भी रीअब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। कहाँ पे, इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, तो जहाँ पे ये बाहर भेज रहा है तो ये क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। क्यों, टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी, मतलब यूरिया क्यों वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि ऑस्मोलरिटी को
मेंटेन कर रखे, ठीक है। इट ऑल्सो प्ले रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें क्या होगा कि अब ब्लड जो है वो क्या शो कर रहा है, ब्लड जो है वो क्या शो करेगा, सिलेक्टिव सिक्रीशन करेगा। कहने का मतलब है कि इसको मैं मिटा के, ये अब मिटेगा कि नहीं मिटेगा अभी देखना पड़ेगा, हाँ मिट गया अभी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बच्चे, H पॉजिटिव आयन जो है वो हम अंदर डाल देंगे, H पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयन अंदर डाल दिए जाएंगे आयनिक बैलेंस के लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। मतलब यूरिया रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड, ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने के लिए कलेक्टिंग डक्ट से। यूरिया सिक्रीट किया जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन, तो ब्लड से नेफ्रॉन में भी यूरिया भेजा जाता है और नेफ्रॉन से ब्लड में भी भेजा जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है। इसी को पढ़ाने के लिए हमने इतना बड़ा ग्राउंड बनाया था ताकि आपको समझ आ पाए। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे, पहले तो डायग्राम देख लो, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, सबसे पहले बच्चे आप देखोगे पीसीटी की एक्सटेंशन ही तो है बच्चे, जिसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो अब ये पीसीटी ही तो कन्वर्ट होगा बच्चे, आगे जाके क्या बन जाएगा आपका, डीसीटी बन जाएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे ऑस्मोलरिटी साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 300, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये जो पीसीटी का एक्सटेंशन जिसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, यहाँ से वाटर तो बाहर निकल रहा है, अंदर कंजर्व क्या हो रहा है, सोडियम। तो सोडियम कंजर्व होगा तो लिम्ब कॉन्सेंट्रेटेड होती जाएगी बच्चे, लिम्ब की कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ती जाएगी। तो अब ये लिम्ब क्या हो गई, कंसेंट्रिंग लिम्ब हो गई। ये परमिएबल है वाटर के लिए और इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है बच्चे। अब ये कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब कन्वर्ट हो रही है किस में, आपकी डाइल्यूटिंग लिम्ब में। तो डाइल्यूटिंग लिम्ब में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर वाटर कंजर्व हो रहा है बट सोडियम और क्लोरीन बाहर जा रहा है। कहाँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम और क्लोरीन जा रहा है, देखो यहाँ से। तो जैसे ही बच्चे ये कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब डाइल्यूट होगी, मतलब वाटर कंजर्व होगा, तो अब कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी ना, यहाँ पे 900 से 700 500, ठीक है, क्योंकि यहाँ से साल्ट बाहर निकल रहा है, ठीक है, ठीक बच्चे। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूटिंग लिम्ब। तो डाइल्यूटिंग लिम्ब क्या है बच्चे, इम्परमिएबल किसके लिए, वाटर के लिए, और परमिएबल किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट अब इसमें से बाहर जाएंगे और वाटर कंजर्व होगा। तो इसका ये जो अपोजिट फ्लो है ना बेटा, यही आपका क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक। अब इसके सराउंडिंग में आप देखोगे ये क्या है आपका, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा किसकी एक्सटेंशन है, इफ्रिएंट आर्ट्रियोल की, है ना। तो अब देखो ये इफ्रिएंट आर्ट्रियोल ही तो वासा रेक्टा है। अब ये यहाँ से नीचे के लिए, अब यहाँ पर ऑस्मोलरिटी कितनी है 300, यहाँ से सोडियम आ रहा है, यहाँ से सोडियम आ रहा है, तो इसका मतलब सोडियम अंदर आएगा तो ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ होती जाएगी ना बच्चे। सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, एक्टिवली, क्लोरीन का कैसे होगा, पैसिवली। तो सारी चीज़ें अब यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही। तो अब बताओ यहाँ पर जो वासा रेक्टा है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया, तो अब क्या होगा, अब इसमें मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ कहाँ पे हो रही है, डीवीआर में, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। बट जब ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा कन्वर्ट हो रहा है असेंडिंग वासा रेक्टा में, तो अब देखो अगर यहाँ पर 1200 ऑस्मोलरिटी थी, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1200 से 900, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ वाटर था ना, तो वाटर अंदर आ जाएगा, यहाँ से वाटर अंदर आ जाएगा, यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ से वाटर, तो ये आस्ता आस्ता ये क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमारा डीवीआर कन्वर्ट होता है एवीआर में, तो तब हमारा क्या होता है, ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ होती है। बट जब हमारा डीवीआर डिसेंडिंग ब्लड फ्लो करता है तो तब हमारी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ होती है। तो आपको पता ही है बच्चे, रीनल जो है, जो रीनल है किडनी जो है, उसके दो पार्ट है, कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो कॉर्टेक्स रीजन्स में आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है और मेडुला में आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये दो स्टेप भी आपने याद रखने। तो अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स के पास एक एबिलिटी है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करे, क्योंकि उसका लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होता है और वहाँ पे यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में दोनों का रोल होता है, एक वासा रेक्टा और दूसरा लूप ऑफ हेनले, एंड दस फॉर्म काउंटर करंट।
और इनके अपोजिट फ्लो को ही हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर करंट। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो यहाँ से ऊपर के लिए जा रहा है ब्लड और यहाँ से नीचे के लिए, इसके अपोजिट फ्लो को भी हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। द प्रॉक्सिमिटी होती है क्लोजनेस बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। जो ये हेनले लूप और वासा रेक्टा अपने पास पाए जाते हैं, एज वेल द काउंटर करंट इन देम हेल्प मेंटेनिंग इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी। ठीक है, अब इनके पास होने से क्या होता है कि ऑस्मोलरिटी बढ़ रही होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ से जब पानी बाहर निकलेगा तो जाएगा किधर, वासा रेक्टा में जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या कंजर्व होगा, साल्ट। तो जैसे जैसे इसमें साल्ट बढ़ेगा तो इसकी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी ना बेटा, समझ आ रही बात। अब यहाँ से जैसे साल्ट बाहर निकलेगा, यहाँ से जब साल्ट बाहर निकलेगा, हम बोल रहे हैं कि यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो पीछे साल्ट बचेगा तो इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। अब यहाँ से जब साल्ट निकलेगा पीछे वाटर बचेगा तो इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। तो यही चीज़ ये बोल रहा है, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ऑस्मोलरिटी कहाँ इंक्रीज हो रही है, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, इसने एग्जांपल बताई है कि जो हमारा कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ पर 300 ऑस्मोलरिटी होती है साल्ट की इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 ऑस्मोलरिटी इन द इनर मेडुला। यहाँ पे 300 है और यहाँ पर क्या हो गई 1200। ठीक है, तो ये अपोजिट फ्लो जो होता है ये यूरिन को मोर कॉन्सेंट्रेट करेगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसको समझते हैं। अब पूछ सकते हो कि सर फिल्ट्रेट और यूरिन में क्या डिफरेंस होता है। फिल्ट्रेट बच्चे बोमेन कैप्सूल में होता है और इनर मेडुला में यूरिन होता है, क्योंकि यूरिन जो है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड 4 टाइम मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है इनर मेडुला में। तो फिल्ट्रेट उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन ग्लूकोज लिपिड होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाई NaCl। ये जो ग्रेडियंट जनरेट होता है ये किसकी वजह से, सोडियम क्लोराइड की वजह से और यूरिया की वजह से होता है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। देखो NaCl ट्रांसपोर्ट होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप्स विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। ठीक है, तो जो हमने NaCl ट्रांसपोर्ट किया है असेंडिंग लिम्ब ऑफ द नेफ्रॉन एक्सचेंज टू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा, इसके साथ हमने NaCl को एक्सचेंज किया। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम। NaCl जो है वो कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियम में आ गया बाई असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। ठीक है, तो नेफ्रॉन से NaCl हमने कहाँ भेज दिया, वासा रेक्टा में भेज दिया। सिमिलरली द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, सेम जैसे हमारा NaCl एंटर करता है वैसे ही यूरिया भी एंटर कर जा रहा है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर इन थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले which is transported to back the interstitium by the collecting tubules. The above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle loop and vasa recta is called counter current mechanism. ठीक है, ये बोल रहा है कि हेनले लूप से वासा रेक्टा में जो सबस्टांस हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो यही आयन का एक्सचेंज ही जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट्स हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय कॉन्सेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, जिसको अब मोर कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट को हम क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। तो ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ो। ये एफरिएंट आर्ट्रियोल, ये इफरिएंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन है बच्चे ये इफरिएंट आर्ट्रियोल की ही है। ये PCT रीजन, ये आपका DCT, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट, सबके टॉप पे कॉर्टेक्स, बीच में आउटर मेडुला, सबसे लास्ट इनर मेडुला। तो आप बोलोगे कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो होता है वो कहाँ बनता है, इनर मेडुला में। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अब आप देखो ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमिएबल है, आयन के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑस्मोलरिटी हाई होगी, यहाँ 300 था तो यहाँ 1200 होगा। अब क्या होगा बच्चे, अब क्या होगा कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे है ना, अब यहाँ पर देखो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट देखो बाहर निकल रहे हैं, NaCl बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से NaCl बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब वाटर कंजर्व हो रहा है ना, तो ये लिम्ब कैसी होगी, डाइल्यूटिंग लिम्ब होगी बच्चे।
ठीक है। ठीक,